आज हम आए हैं चलते चलते के सेगमेंट के साथ देवली विधानसभा में, और एक बार फिर से कुछ मुद्दों को लेके हम अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो ओबीसी महासभा के हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, उनसे कुछ सवाल करेंगे। हम उनके कार्यालय पे आए हैं जो केंद्रीय कार्यालय है ओबीसी महासभा का। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जय भीम जय भारत। डॉक्टर साहब, आज हम आपके पास आए हैं कुछ मुद्दों को लेके। आप ओबीसी दिल्ली प्रदेश के महासभा के अध्यक्ष हैं, आप ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, मोदी जी सरकार, इन्होंने आदेश तो दे दिए हैं कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन जातीय जनगणना हो क्यों नहीं रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता हैं, हमारे जो सुनने वाले, जो चाहने वाले हैं पूरे देश के, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। मेरा नाम आपने परिचय करा ही दिया है। आपका प्रश्न है कि केंद्र सरकार आपकी जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। देखिए, कई एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को बताया है कि जो आज की वर्तमान सरकार है वो ओबीसी विरोधी सरकार है। सिर्फ ओबीसी समाज के नाम पर, ओबीसी नाम पर वो वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो ओबीसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। और इनका ये बहुत बड़ा तजुर्बा है कि ओबीसी समाज का जो गुमराह किया हुआ वोट है उसको बड़े आसानी से हथिया लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कारण है, उसमें बहुत सारे कारण हम बताएंगे आपको, लेकिन ओबीसी समाज अभी गुमराह है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी वो जागने वाला है। और जो हमारी ओबीसी विरोधी पार्टियां हैं उनको हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अभी जैसे आपने देखा है कि ओबीसी का इन्होंने आरक्षण का जो बात हुई थी दिल्ली में कि ओबीसी की पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद हम इनके हिसाब से, इनकी जनसंख्या के हिसाब से इनको आरक्षण देंगे। लेकिन उससे पहले ही बिहार में चुनाव आ गया है, और बिहार चुनाव को लेके ये इन्होंने नया सगुफा, मैं इसे सगुफा कहूँगा, जो इन्होंने छोड़ा है कि आदमियों की जनगणना होगी और जनगणना के हिसाब से जो वोटर होगा उसको ही वोट देने का अधिकार होगा। तो ये वोटर को कैसे पहचानेंगे जो भारत का नागरिक है? एक बार दोबारा प्रश्न करें, हमारा फोन आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया। प्रश्न मेरा ये है कि जो इन्होंने ओबीसी की जातीय जनगणना का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही बिहार में चुनाव आ गया और इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया। मैं इसको सगुफा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिना चित काम है, यानी कि कोई इसका विवेक नहीं है। आप भारत के नागरिकों को कैसे पहचानेंगे कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार कर रही है वो तो सही काम कर रही है, लेकिन जो पेपर अगर मांगे जाएंगे तो पेपर तो मैं भी नहीं दे पाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो बोला है, सरकार इशारे में बोला है कि सरकार जो पेपर मांग रही है उन पेपरों को तो मैं भी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सरकार का काम बहुत अच्छा है, कदम अच्छा है। अब इस बात का क्या अर्थ निकलेगा? उस बात का अर्थ क्या निकलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ बैठे जज साहब अगर कह रहे हैं इस बात को कि इस जो पेपर मांग रही सरकार उसको तो मैं भी नहीं दे पाऊँ, जब आप पेपर नहीं दे पाएंगे और तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता का आपने कैसे सही कदम रख दिया उसको? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बड़ा प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट पॉइंट बचता है इनका बचाने का, लेकिन चुनाव आयोग का और भारतीय जनता पार्टी की एक साठगांठ चल रही। इस सभी स्टेटों में होगा, अभी बिहार में हो रहा है, पहले इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में भी होगा, आगे भी होगा, और अब बिहार में हो रहा है। हर स्टेट में होगा ये काम, और इस काम के जरिए से लाखों की संख्या में जो SC ST OBC समाज के वोटों को काटते हैं, यही तो रास्ता है उनके पास काटने का। और क्या रास्ता है? वही देखो, आज 30 से 35-40 लाख वोट वहाँ पे काट दिया है उसका, और टोटल का टोटल भ्रष्टाचारी चल रही है, टोटल का टोटल फ्रॉड काम हो रहे हैं। देख रहे हैं ना, चैनलों पे चल रहे हैं। रवीश कुमार जी का देख रहे हैं ना आप लोग, और जो क्या नाम, और जो पत्रकार महोदय हैं, क्या नाम उनका, अजीत अंजुम, उनका चल रहा है। देखो, उनको अभी FIR भी उनके खिलाफ दर्ज कर दी। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं, ये टोटल फ्रॉड है, और कहीं किसी में इसमें बिल्कुल सत्यता है नहीं। और ये सरकार पूरी तरीके से
जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यानी कि साम दाम दंड भेद का जो इनका नारा है वो अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और चुनाव आयोग इसमें संलिप्त है। जी, चुनाव आयोग का अपना विवेक मर चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर खेलने वाला आयोग बन चुका है। जबकि मुझे बड़ा विश्वास था चुनाव आयोग पे, मुझे लगता था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आज हमें ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा है, तो 100% हम चुनाव आयोग पर शक करने में कोई एतराज़ नहीं करते हैं। चुनाव आयोग खुद ही अपने जो उनका जो कदम है, जो जाल है वो बोलते हैं, वही फंस जाते हैं। यानी कि सीधा डॉक्टर साहब जो हमारे डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी हैं, ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर शक पैदा भी होता है। यदि देश के अंदर इतने लोगों का नॉमिनेशन काट दिया जाए, जिनका वोट था वहाँ पे, अब नहीं है, तो वो काट दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी है, इसको शक के दायरे में देखना भी चाहिए। लेकिन इसी तरह पे जो सरकार ने बनाया है कि 2019 में चुनाव जीतते ही गवर्नमेंट ने 2019 में जैसे ही चुनाव जीता, वो चैन से नहीं बैठने दिया। चुनाव आयोग को अपने नए नए बातों में, नए नए उसमें सगुफों में फंसा दिया। जब इसको अन्य पार्टियों के नेता बोलते थे कि मशीनों में गड़बड़ी है, तो ये कह देते थे ये तो झूठ बोल रहे हैं। देखो, ये तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे ना। इनका काम क्या है? इनका तो यही काम है ना, देश में किसी भी तरीके से एक तो दंगा का कार्यक्रम इनको चलाना है। अभी आप देखिए, जो हमारे एक शिक्षक हैं, उनके ऊपर इन्होंने FIR कर दी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक मानवता का धर्म बताया था, मानवता बनने का जो इंसान बनने की उन्होंने मुहिम बोली थी और बच्चों को समझाने का काम किया था। लेकिन सरकार ने उन्हीं उस शिक्षक के ऊपर FIR दर्ज करा दी। तो देश मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश एक ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो व्यक्ति देश के प्रति नहीं, उनको दंगा कराने में इंटरेस्ट है और 100% वो चाहते हैं कि दंगा होना चाहिए देश में। यानी भारतीय जनता पार्टी दंगा स्पेशलिस्ट पार्टी है। बिल्कुल। आप देख भी रहे होंगे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तो जब से भाजपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो हैं चुनाव आयोग को डिफेंस कर रहे हैं बार बार। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप आम वोटर को आप पूछ लेना, जो आम नागरिक है देश का, आप उसको पूछ लेना, वो बता देगा। इनकी जो चाल है ना, इनकी जो चाल है, आम आदमी भी परख चुका है। अब इनकी नीति नहीं बची है। नीति वो होती है जो सीक्रेट हो, किसी के समझ में नहीं आए, लेकिन इनकी नीति तो वो हो चुकी है कि आम नागरिक के समझ में भी ये बात आने लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाल चलेगी, कब इनका दंगा फसाद करा देंगे ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। साम दाम दंड भेद किसी भी हालात में, एन कैन प्रकरण, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में इनको अपनी सरकार बनानी होती है। इनको सरकार, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें युवा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बड़े बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही सिद्धांत है, एक ही इनका टारगेट है कि सरकार बनाना है हमको, बस ये सरकार बनाना चाहते हैं। NDA के जो सहयोगी दल हैं, जो TDP के हैं, हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने जो अजीत अंजुम जी पे FIR हुई है, उसके लिए भी मोदी सरकार को घेरा है। तो ऐसा क्या समझ सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है? देखिए, सरकार 100% खतरे में है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 5 साल पूरा नहीं चलेगी। ये चुनाव हो रहे हैं ना, इसी चुनाव में देखो नीतीश को ये इसी चुनाव में ख़त्म कर देंगे। बिहार में नीतीश जी को तो इसी चुनाव में ख़त्म हो जाएंगे। नीतीश जी ने अपने ऊपर बहुत बड़ा कलेश रख लिया है। भारतीय जनता पार्टी इनको इसी चुनाव में ख़त्म कर देगी, तो नीतीश जी जैसे चुनाव से ख़त्म होंगे वो केंद्र पर नज़र डालेंगे। तो इसलिए सरकार बिहार चुनाव के बाद अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बचे ना, इतना ही काफ़ी है, बचना मुश्किल है। बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार 100% नीचे गिरेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो नीतीश सरकार जो गिरने वाली है, इसका पूरा बना लिया है पैमाना। तो आप इस चीज़ को, मैं एक बार दोबारा से आपको अपने दिल्ली की ओर लेके जाना चाहूँगा। जो हमारी दिल्ली के अंदर इन्होंने अप्रोचमेंट की जगह झुग्गी झोंपड़ी जो हटाई जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा तो SC ST और OBC के लोग हैं, और आप OBC महासभा के अध्यक्ष हैं। तो क्या आपकी बात आपके लोगों को समझ में नहीं आ रही? हमने अभी मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया था, मैं मिला था मुख्यमंत्री साहब को और मैं ज्ञापन दे के आया था। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा था, हमने कहा था उनको कि झुग्गी तोड़ने से पहले उनको पक्का मकान दिया जाए, ये हमने कहा है। लेकिन सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही है।
सरकार का सीधा टारगेट है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को किसी भी प्रकार दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहने देना है। उनकी शिक्षा को इतनी महंगी कर देना है कि शिक्षा नहीं ले पाएंगे। पूरे देश में 50,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। नए मदिरापान करने के लिए जो शराब के अड्डे हैं, ठेके हैं, उनको बढ़ोतरी करी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खोलने का काम किया है, और वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के मोहल्लों में खोलने का काम कर रहे हैं लोग। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि SC ST OBC समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर होंगे और नशे के अंदर में आएंगे। नशा करेंगे तो देश परिवार बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा, उनका समाज बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। ये देश बर्बाद करने से भी नहीं चूकते हैं लोग, क्योंकि 80-85% 90% जनसंख्या SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की है। अगर इन्हीं को सुविधा से दूर कर दिया जाएगा तो बताइए देश अच्छा कैसे बनाएंगे, सुंदर देश कैसे बनाएंगे? जब देश का युवा नहीं पढ़ेगा, देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा, चोरी करेगा, लूट खटोस करेगा, कहाँ जाएगा? अमेरिका में चोरी करने जाएगा क्या? वो भारत में ही तो करेगा, भारत में ही तो गंदगी फैलाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार में बने रहना है, इनको मलाई खाना है। आज ये कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में ये बताओ ना, आज चौधरी साहब की मैंने डिबेट सुनी थी, वो संदीप चौधरी जी की, वो पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बताइए ना कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे कांवड़ लेने जा रहे हैं? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, यूनिवर्सिटियों में, और हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको उकसाया जा रहा है, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से इनको धर्म के चांसनी में डुबोया जा रहा है। उनको क्यों नहीं दे रहे हैं शिक्षा का काम? उनको क्यों नहीं उनको प्रेरित कर रहे हैं? लेकिन नहीं, उनको करना है कि भाई ये लोग धर्म की चांसनी में डूबे रहेंगे, अंधभक्त बने रहेंगे, हमारी सरकार बनती रहेगी, बस यही इनका सिद्धांत है। लेकिन डॉक्टर साहब, कांवड़ यात्रा तो आस्था का विषय है। आप कई साल से OBC दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप अपने समाज को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं जो आपका समाज कांवड़ लेके जा रहा है? यदि आप अपने ही समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो तो जाएंगे, क्योंकि वो एक आस्था का विषय है और सरकार उसको वो प्रभावित कर रही है। देखिए मेरी एक बात सुनो। कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब की एक लेख है, मुझे याद है, मैं कबीरपंथी हूँ तो मुझे कबीर साहब की एक बात याद है। एक उनकी वो है, साँच कहे मारन को धावे और झूठ कहे पत आवे। एक कबीर साहब के एक लेख है, मैंने पढ़ा है। जो व्यक्ति सच बोलेगा, तो हमारे समाज की जनता का दिमाग इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया है कि सच बोलने वाले को मारने को दौड़ती है जनता, और जो झूठ बोलता है उसका विश्वास करते हैं लोग। रही बात आस्था की, तो आस्था किसको मना करता, किसकी क्या आस्था है, इस पर हमने तो किसी को नहीं रोका। लेकिन हम अपने बच्चों को, हम अपने समाज के लोगों को, हम अपने देश के युवाओं को ये तो कह सकते हैं कि भाई इसमें भला है, इसमें भला नहीं है। हम मानते हैं, चलो ठीक है, आस्था तो गरीब आदमी की आस्था है क्या? नेताओं की आस्था नहीं है? ये अपने बच्चों को क्या धर्म नहीं सिखाना चाहते हैं? ये अपने देश में धर्म नहीं बचाना चाहते हैं? तो फिर भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी का बड़ा लीडर, बड़ा अधिकारी, इनके बच्चे कांवड़ लेने क्यों नहीं जाते? गरीब बच्चे ही कांवड़ लेने जाएंगे, धर्म का ठेका इन्हीं के पास है, गरीब लोगों के पास। तो मेरा मतलब ये है कि मैं आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं किसी पे, सबकी आस्था है, मैं कब मना करता हूं आस्था नहीं है। लेकिन आस्था के साथ साथ अपने जीवन को कैसे जीना है उसका वो भी तो है, जिम्मेदारी भी तो है। अगर एक बात बताओ, हमारे संविधान में दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं ना, अधिकार, मौलिक अधिकार भी लिखे हैं, तो ड्यूटी भी तो लिखी है, कर्तव्य भी तो लिखा है। अब आप अधिकार को तो जानते हैं कि अधिकार है ये मेरा, हम ले लेंगे, लेकिन कर्तव्य भी तो है। आस्था है आपकी, लेकिन आपका आस्था के साथ साथ आपको जीवन का तरीका नहीं सीखना। आस्था में मतलब क्या, आस्था में अंधे हो जाओगे? आपको तरीका भी तो सीखना होगा, आपको जीवन जीने का तरीका पता होना चाहिए कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, जीवन में आर्थिक रूप से हमें लोगों को कितना महत्व है, सामाजिक कितना महत्व है। इन चीज़ों की महत्वता को कौन समझेगा? इसको कौन समझेगा? तो डॉक्टर साहब, वो कैसे समझेंगे जो समाज कई वर्षों से स्कूल ना गया हो, कई वर्षों से उसको समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया हो? आज वो समाज कैसे समझेगा अगर आप जैसे लोग उन्हें नहीं समझाएंगे? यदि आपका समाज आपकी बात नहीं मान रहा है तो इसमें गलती किसकी है? एक बात बताइए, आपको कैसे बताया नहीं मान रहा है? आपको कैसे पता नहीं मान रहा है ये बात? आप देखिए कांवड़ यात्राओं में, देखिए दिल्ली में कहीं कांवड़ यात्रा वाले दिख रहे हैं? इक्का दुक्का बसे हुए हैं, कहीं नहीं है। अब उतना कोई नहीं बचा हुआ है। काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी काफ़ी सुधार कर रहे हैं। ये मीडिया जो है ना, ये गोदी मीडिया जो है ना, ये गोदी मीडिया प्रचार करती है कांवड़ यात्राओं का, प्रचार करती है धार्मिक यात्राओं का।
ये मीडिया के द्वारा फैलाए हुए भी ये एजेंडे हैं और नहीं कहीं नहीं है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों में समझदारी आई है, ऐसी बात नहीं है। SC ST OBC के बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग समझदारी का काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब मैंने तो नहीं देखा, हमने देखा आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले मैंने देखा रोड पे इतने कांवड़िए रहते थे, आज बिल्कुल कांवड़िए नहीं है। देखो पांडाल खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं समझदारी तो आ रही है, लेकिन क्या करते हैं, देश इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, इसमें अगर 1000 आदमी इकट्ठा हो जाए तो लाखों दिखाई देता है। मीडिया उनका काम है, मीडिया के जाए लोग आ जाए को इतनी धार्मिक आस्था है इनके अंदर, ये है, दुनिया भर का उनका बवंडर सुविधाएं गिना देना। आज इन्होंने क्या किया, हमारी दिल्ली सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि कांवड़िए जो शिविर लग रहे हैं, संस्था बनाए, उनको हम 10 लाख रुपए देंगे। भाई ये क्या सिद्धांत है? आप स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? स्कूलों का क्यों कमी हो रही है? इस शिक्षा पे काम क्यों नहीं हो रहा है? फीस लगातार बढ़ रही है, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस पे काम नहीं है। वो 10 लाख रुपए आप इन बच्चों पे लगाया, कभी अनाउंस किया है कि गरीब बच्चों के हम स्कूल अभिभावकों को फ़ायदा पहुंचाए, बच्चों को फ़ायदा पहुंचाए? जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको आदेश दिया कुछ? किताबें इतनी महंगी हो रही, क्या किया आपने? व्यवस्था देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार रही, वही व्यवस्था रही। भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार आई, व्यवस्था वही रही। भारतीय जनता पार्टी की है तो व्यवस्था वही है। तीनों के तीनों। मानवर कांसीराम साहब क्या क्या करते थे कि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, हमारी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार बना करके मलाई खाने की नहीं है, हमारी लड़ाई है तो व्यवस्था परिवर्तन की है। और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई तो सरकार बदलने का क्या मतलब है? सरकार तो कोई बनी रहे। अरे चोर हट जाएगा तो डकैत आ जाएगा, लुटेरा आ जाएगा। ईमानदार आदमी की सरकार तो नहीं आ रही ना। ईमानदार आदमी की सरकार आएगी तब जनता को फ़ायदा होगा और तभी जनता को जो लाभ मिलेगा, जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ तो जब ही मिलेगा जब ईमानदार सरकार आई। केजरीवाल भी चोर था, आज भारतीय जनता पार्टी कौन सी अच्छी लग रही है? वो भी आपने पूरा काम कर रही है, वो गरीब लोगों को भगाने का काम कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं रखते जब तक ईमानदार सरकार नहीं आएगी। बहन जी जैसी उत्तर प्रदेश में जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है, अगर ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानते कि विकास होगा। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। लेकिन जो सरकार, मैंने जो आपसे पहले भी सवाल किया था कांवड़ियों के ऊपर, सरकार ने तो अपना आंकड़ा दिया है कि इस बार महाशिवरात्रि पे हरिद्वार के अंदर 7 करोड़ आदमी आ रहे हैं। और उन 7 करोड़ में से अगर मैं देखूं, जो भारत की जनसंख्या है उसमें सबसे बड़ा तबका OBC समाज का है, सबसे बड़ा तबका है। उसके बाद SC है, उसके बाद ST है। तो 7 करोड़ में से मोटे मोटे अगर लिए जाएं तो कम से कम 5 करोड़ आदमी OBC समाज के हैं। तो वो तो भीड़ आ रही है। इनके पास डाटा आया कहाँ? उन्होंने सरकार ने इनके पास डाटा कहाँ से आता है? कौन से आधार कार्ड की? इन तो जो कांवड़ वाले लोग जा रहे हैं, क्या इनसे आधार कार्ड लिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऐप डाउनलोड। आप मेरी बात बताइए कि पिछले साल कितनी जनसंख्या थी, बता रहे हैं? पिछले साल कांवड़िए कितने थे ये बता रहे हैं? इस साल के तो बता दिए आपने 7 करोड़ हैं, लेकिन पिछले साल कितने थे? 20 करोड़ थे, वो नहीं बता रहे हैं। तो 20 करोड़ से 7 करोड़ पे आगे और क्या लोगे? आने वाले टाइम में 2 करोड़ रह जाएंगे। आप कैसे? इनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। मैं आप ही देख लीजिए, मेरे यहाँ कॉलोनी में हम पिछले साल देखे थे बहुत सारे सैकड़ों कांवड़िए घूम रहे थे, लेकिन आए तो मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ है? ये समझदारी, जागरूकता ही तो है, ये हमारी और आपकी जागरूकता ही तो है। इसका अंतर क्या? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में 50-50, 100-100, 200 लोग जाते थे, आज कोई नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, ये लोग कितना हेलीकॉप्टर से फूल बरसा लें, लेकिन जनता को ज़रूरत है शिक्षा की, जनता को ज़रूरत है स्वास्थ्य की, और जनता को ज़रूरत है सुविधाओं की। आप कांवड़ियों से कुछ भी करो, फूल की वर्षा कराओ, लेकिन युवा जाग चुका है। युवा एक दिन इनसे गला पकड़ के नौकरी मांगने का काम करेगा। ये बात मैं बता रहा हूँ, समझ लेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों कि यही युवा, आप इनको नशे, सारा युवा हमारा नशे नहीं कर रहा है। जो लोग जिनको जो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा है जो पढ़े लिखे लोग कहाँ जाते हैं कांवड़? हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं जा रहे हैं कांवड़, जा रहे हैं वो जो शिक्षा से दूर हैं, जो अंधभक्ति में लीन है, वो जा रहे हैं, वो भी सुधर जाएंगे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं हमारी रेखा गुप्ता, माननीय रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल भी बना रही हूँ और बच्चों को पढ़ने के लिए उनको वजीफ़ा भी दे रही हूँ, जिसको आगे बढ़ना है कॉलेजों में भी कर रही हूँ व्यवस्था, तो वो अपनी बना रही हैं। कैसे दे रही हैं व्यवस्था? कैसे देंगी ये? कैसे देंगी? वो कह रही हैं 3 महीने में मैंने जितना काम कर दिया 11 साल में केजरीवाल ने नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनी क्या? इन्होंने कहा था हम
भारत को जो ग्रामीण क्षेत्र है, हर सांसद ने एक गांव गोद ले रखा था, वो आज गोद में ही है, ज़मीन पे उतर के नहीं खेल पा रहा है। जो बच्चा गोद लिया था उन्होंने गोद में ही है, वो अभी तक 10 साल हो गई, बच्चा गोद से नीचे नहीं उतर पा रहा है। ये सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, वो सांसद अभी वो गांव गोद में ही बैठे हैं, वो नीचे नहीं आए। सांसद बदल गए हैं लेकिन गांव गोद में ही है। सांसद बदल गए, 5 साल के बाद सांसद तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन गांव अभी भी गोद में है, वो नीचे नहीं उतर के चल पा रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था हम पूरे भारत को एक विश्वगुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे विश्वगुरु भाई? विश्वगुरु कब था? इनको पता है विश्वगुरु कब होता है? विश्वगुरु था तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के समय पे विश्वगुरु था। विश्वगुरु का क्या मतलब है? आपके बच्चे, एक बात बताओ, विश्वगुरु का अर्थ क्या होता है? विश्वगुरु का मतलब होता है कि आपके देश में विदेश के लोग पढ़ने आए, आपके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं और विश्वगुरु की बात भारत की कर रहे हैं। आप अपने देश में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? विदेश का, अमेरिका के लोग यहाँ पढ़ने आए, जापान के लोग यहाँ पढ़ने आए, दुनिया भर के, चीन के लोग यहाँ पढ़ने आए, तो आप समझ लो आपका देश विश्वगुरु बनेगा। आप पढ़ने, आपके बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने और बात कर रहे हैं हम अपने इसको विश्वगुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे विश्वगुरु? ये सब झूठ बात है, ये सारे के सारे झूठे लोग हैं और झूठ लोग करके हमारे सीधे साधे भोले भाले समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका कोई काम नहीं है, ना ही कोई काम। मैं सत्य बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की आप बताइए, प्रधानमंत्री को लगभग 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपने कभी इनकी कॉन्फ्रेंस देखी है? मीडिया के सामने कभी इन्होंने बैठ के बोला है? मन की बात बोलते हैं, अकेले बैठ के मन की बात बोलेंगे। हम कैमरे में बैठ के मन की बात बोल रहे हैं। अरे भाई, मन की बात क्यों बोल रहे हो? मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हो? मीडिया के सामने आइए ना, मीडिया पूछेगी सवाल और आप दीजिए जवाब, तब पता चलेगा ना आपने 10 साल में 15 साल में क्या काम किया है। मन की बात आ रहे हैं, हमारी मन की बात आ रही है, आप सुन लीजिए। और लेकिन लोग उन्हें सुन रहे हैं, वो जब भी तो मन की बात बता रहे हैं। कौन सुन रहा है? आपके ओबीसी के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई नहीं सुनता है, ये जबरदस्ती सुनाया जाता है, सुनता कोई नहीं है। सरकार कैसे बन रही है आपको पता है? सरकार कैसे बन रही है ना, बिहार में तैयारी हो रही है ना। ये 45-40 लाख वोट काटे गए, किस लिए काटे गए? देखने के लिए काटे गए, वो सरकार बनाने के लिए काटे गए। जो सामान्य SC ST OBC समाज के लोगों के वोट काटे गए और जो फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो वोट काटे गए हैं। 45 लाख वोट बहुत होता है साहब, 45-40 लाख वोट बहुत होता है, सरकार बनाने के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे बनेगी और कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना, EVM में घोटाला, वोट काटने में घोटाला, वोटर लिस्ट में घोटाला, वोट डालने में घोटाला, गिनने में घोटाला, काउंटिंग में घोटाला, मशीनें कौन सी घोटाला, ये दुनिया भर के घोटाले हैं, दुनिया भर के इनके फ्रॉड काम हो रहे हैं। इससे चुनाव जीते जा रहे हैं, ईमानदारी से चुनाव थोड़ी जीते जा रहे हैं। मगर मोदी जी तो बोल रहे हैं कि मैं 5 साल में, मेरे को जो 5 साल मिले हैं इसमें मैं इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। बना दी ना, बना दी। कितना कर्जा हो गया? जब कांग्रेस ने इनको सरकार दिया था तब कितना कर्जा था देश पे? तब कितना कर्जा था? आज उससे 56 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 170-80 लाख करोड़ हो गया। पर बता दो दी तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पे मतलब तीसरे हिस्सा जाकर के कर्जा बढ़ा दिया देश का। और क्या करेंगे? कर तो रहे, यही तो करेंगे। 10 लाख का सूट कहाँ से आएगा? 3 घंटे में एक सूट बदलते हैं साहब, क्या करेंगे? ये दुनिया भर की इनकी जो चोरी है जनता समझ चुकी है, लेकिन कुछ समय है इनका, अभी कुछ समय ठीक ठाक चल रहा है। जब OBC समाज के लोग, SC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग जब जगेंगे, जब एक साथ ताकत बनेगी, तो ऐसे चोर लुटेरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो कब जागेंगे आखिर? उनकी वो जो कुंभकर्ण की नींद है, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का समय होता है। हम भी अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी अपने समय का इंतज़ार करेंगे, इनका अंत कब होगा, हमारा उदय कब होगा। और ज़्यादा समय नहीं है। कबीर साहब ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को याद कर लो। 21वीं सदी, हमारे मानवर साहब ने कमेंट किया था, बाबा साहब की बात को बता रहा हूँ कि 21वीं सदी शूद्रों की होगी। और अभी 25 साल बचे हुए हैं हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सदी में इनका अंत है। आपको बता दिया, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके अंदर से डरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं ये लोग। इस बात को मैं वादा कर रहा हूँ और आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप समझ लीजिए। आप जैसे मीडिया वाले जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जो बिकाऊ मीडिया है उसने हमारे देश का बर्बाद किया है। ये थे हमारे साथ OBC महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल। ये काफ़ी समय से अपने लोगों को, अपने समाज को जगा रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं। हर समय
बाबा साहब की और मिशन मूवमेंट की बात करते हैं और अपने लोगों को जागरूक करते हैं। तो आज चलते चलते के सेगमेंट में हम आए थे देवली विधानसभा में, और आज हमारे साथ बने रहिए। RBS न्यूज़ कैमरामैन राजकुमार के साथ मयंक धन्यवाद। प्रधान। धन्यवाद। शुक्रिया। जय भीम।